क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक देशभक्त सिपाही जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी हो, उसकी मौत का सच आज तक छुपा हो? क्या हो अगर वो इंसान जिसने अपना सब कुछ अमेरिका के लिए कुर्बान कर दिया, उसकी मौत को लेकर आज भी सवाल खड़े हों? दोस्तों, आप देख रहे हैं सच्ची बात, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जो आपकी रूह तक हिला देगा। आज का केस है कर्नल माइकल स्टालमैन का, एक अमेरिकी मरीन कर्नल जो 2008 में इराक में रहस्यमय तरीके से मर गया। सेना कहती है ये आत्महत्या थी, लेकिन उसकी पत्नी किम स्टालमैन का दावा है कि ये हत्या थी। तो अगर आप तैयार हैं अंधेरी दुनिया में झांकने के लिए, तो सब्सक्राइब करें सच्ची बात को, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप ऐसी और सच्ची क्राइम कहानियों से जुड़े रहें। He was strikingly handsome, and his eyes were absolutely gorgeous, piercing blue. And I'm thankful enough to have those as well. My dad, Mike Stallman, was a colonel in the Marine Corps. He devoted his life to his country. He was a patriot. कहानी शुरू होती है 1962 से, जब माइकल रॉस स्टालमैन का जन्म हुआ। बचपन से ही माइक में देश सेवा का जुनून था। वो एक राजनयिक के बेटे थे और बचपन में भारत, जॉर्डन और पनामा में रह चुके थे। माइक की शख्सियत कुछ ऐसी थी कि हर कोई उसे मरीन कॉर्प्स का पोस्टर बॉय कहता था। 9वीं क्लास में ही उसने खुद को मरीन मिलिट्री एकेडमी में दाखिला दिलवाया था। वो अपनी क्लास में टॉप आया और एक RF-4 फाइटर जेट का बैक सीटर भी बना। 1987 में फ्लोरिडा के एक बार में माइक की मुलाकात हुई 22 साल की किम से। किम बताती हैं, वो बेहद खूबसूरत था, उसकी नीली आंखें बिल्कुल मोहक थीं। सिर्फ 3 हफ्ते बाद माइक ने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर किम के लिए एंगेजमेंट रिंग खरीदी और प्रपोज किया। 6 महीने बाद दोनों की शादी हो गई। बाद में उनकी 2 बेटियां हुईं, मैकेना 1997 में और पाइपर 2004 में। माइक का करियर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। 1990 के दशक में उसने अपने पायलट के पंख छोड़कर लॉ की डिग्री ली। वो एक कर्नल बन गया था और रिटायरमेंट के करीब था। 2007 में जब माइक करीब 45 साल का था और रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब, तब उसने एक फैसला लिया जो उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हुआ। उसने इराक जाने की इच्छा जताई। किम कहती हैं, मुझे उसे रोकना चाहिए था, उसे जाने से रोकना चाहिए था। माइक कभी किसी कॉम्बैट जोन में तैनात नहीं हुआ था। इराक उसकी पहली युद्ध भूमि की तैनाती थी। वो इराक के कानूनी ढांचे को दोबारा बनाने का काम कर रहा था, एक ऐसा काम जिसमें उसे भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों की जांच करनी पड़ती थी। 2008 में माइक कैंप रमादी में तैनात था। यह इलाका पहले युद्ध में सबसे खतरनाक जगहों में से एक था। हालांकि 2008 तक स्थिति बेहतर हो गई थी, फिर भी खतरा बना हुआ था। गनरी सार्जेंट गैरी मोरेल, जो माइक के साथ काम करता था, कहता है, वो हमेशा खुश रहता था। मैंने कभी उसे परेशान या उदास नहीं देखा। जुलाई 2008 के अंतिम दिन माइक के लिए बिल्कुल सामान्य थे। वो अपनी पत्नी और बेटियों से मिलने के लिए आने वाला था। जून में उसने किम को ईमेल भेजी थी, बस 2 महीने और फिर मैं घर आ रहा हूं, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। 30 जुलाई की रात को माइक से मिलने वाले आखिरी व्यक्ति सार्जेंट मोरेल ने बताया, वो घर जाने के लिए उत्साहित था, वो तैयार था। 31 जुलाई की सुबह माइक अपनी रूटीन के मुताबिक दौड़ने गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी रात अमेरिकी समय के अनुसार 30 जुलाई की रात 11 बजे किम को एक रहस्यमय ईमेल मिली। किम, जो तुम जानने वाली हो उसके लिए माफी। मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करूंगा। तुम और लड़कियां मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज हो। माइक। 31 जुलाई 2008 सुबह करीब 8 बजे आर्मी मेडिक डेव फ्यूएंटेस को एक इमरजेंसी कॉल आई। कैंप रमादी में किसी को गोली लगी थी। जब फ्यूएंटेस वहां पहुंचा तो कर्नल माइकल स्टालमैन अपने क्वार्टर में बेड पर लेटा हुआ था। उसके सिर के बाईं ओर बाएं टेम्पल में गोली लगी थी। हालत गंभीर थी। पास में उसकी 9mm बेरेटा पिस्टल पड़ी थी। गोली दीवार के पार जाकर अगले कमरे के स्टोरेज लॉकर में जा गिरी थी। उसी समय कनेक्टिकट में किम को फोन आया। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आपके पति कर्नल माइकल रॉस स्टालमैन को आज सुबह उनके बाएं टेम्पल में सेल्फ इन्फ्लिक्टेड गनशॉट वाउंड के साथ पाया गया है। किम कहती हैं, उस एक फोन कॉल में उन्होंने मेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब छीन लिया। माइक को तुरंत बेथेस्डा नेवल हॉस्पिटल भेजा गया। 2 महीने तक वो कोमा में रहा।
She was like, we're not detecting any more brain waves. And that's when I had to lay in bed with him and say goodbye for the last time. I just remember the lights being dimmed and I can still smell the hospital room. अक्टूबर 5, 2008 को अपनी 21वीं शादी की सालगिरह से एक दिन पहले माइक की मौत हो गई। लेकिन किम को शुरू से ही कुछ गलत लग रहा था। माइक राइट हैंड था, लेकिन गोली बाईं तरफ लगी थी। वो कहती है, माइक अपने बाएं हाथ से कुछ नहीं करता था। 2009 में किम ने NCIS नवल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सर्विस से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत केस की फाइलें मांगी। उसे 1500 दस्तावेज और कुछ धुंधली तस्वीरें मिलीं। रिपोर्ट्स के अनुसार माइक को बेड पर पीठ के बल लेटे हुए पाया गया था। उसके पास एक खून से लथपथ चादर, बाइबल और फैमिली फोटो था। लेकिन किम को लगा कि जांच अधूरी थी। उसने कई सवाल उठाए। माइक राइट हैंडेड था, फिर गोली बाईं तरफ कैसे लगी? कमरे में 2 गोलियों के निशान क्यों थे? ब्लड स्पैटर पैटर्न क्यों मेल नहीं खा रहा? 2011 में किम को मिला माइकल मैलोनी, एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो पहले NCIS के लिए काम कर चुका था। मैलोनी ने केस की तस्वीरों का विश्लेषण किया और एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला। यह एक हत्या है। उस कमरे में कोई और था। This was my soulmate. He'd done so much. He was worldly. He was kind. I should have told him not to go. The military says that my husband committed suicide, but I know it was murder. I just do not believe that he pulled that trigger. All of the evidence that I have and all of the reconstruction I've done point to this being a homicide. The evidence shows there's no way he could have done what they said he did. – 2012 में रेनॉल्ड्स ने मैलोनी के सभी निष्कर्षों को खारिज कर दिया। मुझे इस केस में हत्या का कोई सबूत नजर नहीं आता। यह आत्महत्या है। आज 2024 में भी यह केस अनरिजॉल्व्ड है। माइकल स्टॉलमैन की डेथ सर्टिफिकेट में अभी भी सुसाइड लिखा है, हालांकि कई एक्सपर्ट्स इसे मर्डर मानते हैं। मुख्य सवाल जो आज भी अनुत्तरित हैं, क्यों दीवार में 2 अलग जगह गोली के निशान थे? दाहिने हाथ के इंसान अपने बाएं टेम्पल में गोली कैसे मार सकता है? क्यों ब्लड स्प्टर पैटर्न सुसाइड थ्योरी से मेल नहीं खाता? क्यों मैट्रेस और अन्य क्रूशियल एविडेंस को जला दिया गया? क्या वो आखिरी ईमेल सच में सुसाइड नोट थी या कुछ और इशारा कर रही थी? आज 2024 में भी किम स्टॉलमैन अपने पति के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। वो कहती हैं, अगर यह आत्महत्या होती तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती और अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ जाती। लेकिन जब आप जानते हैं कि सच कुछ और है तो यह मुश्किल हो जाता है। It was not a suicide. There's no evidence to support anything other than a suicide. If this was a suicide, I would have to accept it and move on. But it's hard when you know that that's not what it was. The truth needs to come out. उनकी बेटी मैकेना, जो अब 27 साल की है, कहती है, मेरे पिता शायद सबसे अच्छे इंसान थे जिनसे मैं कभी मिली हूं और शायद कभी मिलूंगी। During Christmas, it was his duty. He was the cameraman. Here comes McKenna. We'd wake up, we're like, don't go in the room until Dad has the camera ready. Did Santa leave a note or anything? That was probably one of the earliest memories I have. Dear McKenna, thank you for the wonderful cookies. यह था कर्नल माइकल स्टॉलमैन का दुखद और रहस्यमय केस। 16 साल बाद भी यह केस अनसुलझा है। क्या यह सच में आत्महत्या थी या एक सोची समझी हत्या? सवाल यह है कि क्या अमेरिकी सेना अपने ही सोल्जर के साथ न्याय कर पाई? क्या NCIS की जांच सही थी या वहां कुछ छुपाया गया? एक बात तो साफ है, माइकल स्टॉलमैन एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने अपनी जान देश की सेवा में लगाई। उनका परिवार आज भी सच की तलाश में है। यह केस हमें सिखाता है कि जब तक सच सामने नहीं आता तब तक न्याय अधूरा रहता है। अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सच्ची बात को बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली ट्रू क्राइम कहानी तुरंत मिले। कमेंट्स में जरूर बताएं आपको क्या लगता है, क्या यह आत्महत्या थी या हत्या? क्या किम स्टॉलमैन सही कह रही हैं? मिलते हैं अगले केस के साथ।
धन्यवाद।